नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। आज देश के सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे फैसले भी आए और सुनवाई भी हुई। वहीं राज्यों के हाई कोर्ट में भी हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़े या हमारे आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर बहस भी हुई और फैसले भी आए। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आपको पता है कि कर्नाटक में इलेक्शन कल होने वाला है। उससे पहले कर्नाटक में आप ध्यान से देखिए कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह हर दिन इस मुद्दे को उठा रहे थे कि हमने मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस बीबी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कैसे भारत के गृह मंत्री या दूसरे मंत्री कर्नाटक में ऐसे बयान दे रहे हैं और कड़ी आपत्ति जताई। आपको पता है कि कर्नाटक में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। उनकी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रख के 4% आरक्षण दिया गया था। उसको चुनाव से कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार ने खत्म करते हुए उस 4% आरक्षण को वहाँ के लिंगायत और भोकलिगा आबादी के बीच उस 4% आरक्षण को 2-2% के तौर पर बांट दिया गया था और मुसलमानों के लिए कहा गया था कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर EWS के तहत ही मुस्लिम समुदाय भी शामिल होंगे, वो आरक्षण के पात्र होंगे, उनको अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी भी की, अगर यह वास्तव में सच है कि तो इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा जब मामला विचाराधीन है, इस न्यायालय के समक्ष है, तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन सुनता कौन है? जब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम देश की सबसे बड़ी अदालत में है, और उसके बावजूद क्या गृह मंत्री को पता नहीं है? उसके बावजूद अगर इस चुनाव में यह कहा गया और इस नाम पे वोट मांगा गया कि आप हमें इस नाम पे वोट दीजिए कि हमने मुस्लिम समुदाय का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, तो आप समझिए भारत की सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट को नज़रअंदाज करने लगी है? जी हाँ, करने लगी। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, सरकार नहीं मान रही है सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका पहुंची। याचिका एक रिटायर कर गए एक सरकारी कर्मचारी ने लगाई कि हमारा जो पेंशन मिल रहा है उसमें 5% की कटौती हमारे विभाग ने की है। याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग में काम करता था और याचिकाकर्ता का कहना था कि जब हम रिटायर कर गए तो 4 साल के बाद हमारे खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है, हमें संरक्षण दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद किसी भी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। अगर उस रिटायरमेंट से पहले भी कोई मुकदमा हुआ है तो उसकी चार्जशीट 4 साल के बाद आप कैसे दे सकते हैं? और लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि इस कर्मचारी के पेंशन को आप जस का तस रखें, कोई कटौती नहीं करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह उत्तर प्रदेश में लागू सिविल सेवा विनियमों के विनियम 351A के खिलाफ है, जो प्रावधान करता है कि राज्यपाल केवल उस घटना के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे सकते हैं जो ऐसी कार्रवाई शुरू होने से 4 साल से पहले नहीं हुई हो। आपको पता है कि गुजरात सरकार ने 68 जजों को 68 जजों को प्रमोशन दिया था। अपने गुजरात में 68 जजों को प्रमोशन दिया था। उसमें वह जज भी शामिल है जिसने राहुल गांधी को सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट जज जिला जज के तौर पे उनको प्रमोशन दिया गया था और ऐसे जजों की संख्या 68 है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप दीजिए प्रमोशन, और गुजरात सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया। लेकिन प्रमोशन देने
से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। एक तरफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि जजों को प्रमोशन कैसे दिया गया, किस नीति के तहत दिया गया। दूसरी तरफ गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात सरकार ने 68 जजों को प्रमोशन दे दिया। आज उसकी भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। जस्टिस शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने सरकार से पूछा कि आपको, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो आप ऐसा नोटिफिकेशन कैसे जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट से भी सवाल किए गए कि आप ऐसा अनुमोदन कैसे कर सकते हैं राज्य सरकार को, और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसमें जस्टिस एम.आर. शाह 15 मई को रिटायर कर रहे हैं, तो 15 मई को इस पर फैसला आएगा और फैसले का लबो-लुआब आप ये समझ लीजिए कि एक लाइन में आएगा कि क्योंकि जस्टिस एम.आर. शाह वही हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे भी पढ़े हैं। पद पे रहते हुए पहली नियुक्ति इनकी पटना हाई कोर्ट में हुई थी। जस्टिस एम.आर. शाह नरेंद्र मोदी को आइकॉनिक हीरो भी बता चुके हैं। वो आइकॉनिक है, उनके पास एक सोच है। अब वो फैसला क्या देंगे। हालांकि 2 जजों की बेंच है, फैसला यही आएगा। गुजरात हाई कोर्ट और ने सावधानी नहीं बरती और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा इंतजार करनी चाहिए थी। आगे से गुजरात सरकार और गुजरात हाई कोर्ट ध्यान रखे, जजों की नियुक्ति या प्रमोशन कैंसिल नहीं होगा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में 2013 में दंगा हुआ था। उस दंगे के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया था। हालांकि बलात्कार 7 महिलाओं का हुआ था, वो कोर्ट भी गई थी, लेकिन उसमें 5 महिलाओं ने अपने केस दबाव के कारण वापस ले लिए और 2 महिलाएं केस लड़ रही थी कि हमारा सामूहिक बलात्कार किया गया है। आरोपी महेशवीर और सिकंदर को आज वहाँ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने दोषी पाया। एक अन्य आरोपी कुलदीप की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सजा का ऐलान जल्द ही होने की संभावना है। आपको बताएं कि जिन महिलाओं का रेप हुआ और जिसमें आज सजा आई है, जिसमें आज दोषी पाया गया है, इन महिलाओं को उसके गांव में रहने वाले 3 लोगों ने मारा पीटा था, उसके साथ बलात्कार किया था। और ये जो 3 लोग थे, एक महिला को पहले से जानते थे। जो विक्टिम है, विक्टिम के जो हस्बैंड थे वो दर्जी का काम करते थे, टेलरिंग का काम करते थे, और आरोपी जो है जिनको सजा हुई है वो इसके ग्राहक थे, कस्टमर थे। मतलब उनके यहाँ अपने कपड़े सिलवाते थे और इन लोगों ने ही इस महिला का सामूहिक बलात्कार किया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने 6 साल की आयु के मानदंड से उम्र केवल 1 दिन कम होने के कारण एडमिशन से वंचित रहे स्टूडेंट्स को आज राहत दिया। जो स्टूडेंट था वो उसकी 6 साल की उम्र पूरी होने में मात्र 1 दिन बाकी था। कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, इस स्टूडेंट को इस वजह पे एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी उम्र मात्र 1 दिन कम है 6 साल पूरे होने में। स्टूडेंट्स ने 1 जून 2023 को 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। जस्टिस संगीता के विशन ने कहा कि कोई भी प्राथमिक स्कूल ऐसे बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं देगा। आपको बताते चले कि एक गाइडलाइन अभी सरकार की आई थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल ऐसे बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं देगा जिसने शैक्षणिक वर्ष के 1 जून को 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। जस्टिस बिशन ने हरिओम भट्ट की याचिका की अनुमति दी जिनके बेटे का जन्म 1 जून 2017 को हुआ था। स्कूल ने कहा कि आप 1 साल और सीनियर केजी में आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि उसकी 6 साल की उम्र पूरी होने में 1 दिन की कमी रह गई थी।
लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने कहा एक दिन की कमी को आप नज़रअंदाज करते हुए इस बच्चे को एडमिशन दे दिए, क्योंकि बच्चा उसी क्लास में फिर कैसे पढ़ सकता है। तो ये एक अच्छा फैसला है। आपको बताएं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट इन दिनों गुजरात जेल में बंद है। वो अपने बचाव में कुछ नए सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं। उसी की सुनवाई हो रही थी। उसमें जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1990 की हिरासत में मौत के मामले में उनको सजा हुई है और गुजरात हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपील दायर किया था। उस वक्त जस्टिस एम.आर. शाह गुजरात हाई कोर्ट में जज थे। भट्ट की ओर से जो सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत पेश हुए, उन्होंने जस्टिस एम.आर. शाह को कहा कि आप इस सुनवाई से खुद को अलग कर लीजिए, क्योंकि आप गुजरात हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में एक ही एफआईआर से उत्पन्न उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भट्ट के खिलाफ आपने कड़ी निंदा की थी। कामत ने कहा कि परीक्षण इस बात के लिए हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप कोई पक्षपाती हैं या नहीं हैं, बल्कि यह है कि हमारे याचिकाकर्ता के मन में आपके लिए आशंका है कि आपके रहते हुए हमें न्याय नहीं मिलेगा। हालांकि कामत ने भट्ट के खिलाफ जस्टिस शाह द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा, न्याय न केवल किया जाना है बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्यायिक औचित्य की मांग होगी कि माय लॉर्ड इस मामले की सुनवाई आप नहीं करें। इस पर कल फैसला आना है, क्योंकि 15 मई को जस्टिस एम.आर. शाह रिटायर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब एक नया बेंच बनेगा और फिर जाकर उम्मीद करनी चाहिए कि संजीव भट्ट को अपने नए सबूत कोर्ट के सामने रखने का मौका मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट में आज एक दिलचस्प मुकदमे की सुनवाई हुई। मुकदमा यह था कि दो लोग एक जमीन के लिए लड़ रहे थे और दोनों लोग का कहना था कि हमारे पूर्वज जो है हमें देकर गए हैं, और एक पक्ष कह रहा था कि नहीं, जो सिग्नेचर दिखाया जा रहा है दस्तावेज पे दूसरे पक्ष के बारे में वो फर्जी है। इसी मामले की सुनवाई हो रही थी। उड़ीसा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत विवाद में शामिल जो क्लेम कर रहे हैं कि ये फर्जी सिग्नेचर है, उसका एक नमूना दस्तावेज सबको स्वीकार करना चाहिए कि ओरिजिनल सिग्नेचर कौन सा है, और जितने भी इसमें पार्टी हैं, चाहे आरोपी है या पीड़ित है, वो सब उस नमूने दस्तावेज को स्वीकार करें और फिर विवादित हस्ताक्षर या दस्तावेज की हस्तलिपि की तुलना उससे की जानी चाहिए जो एक मॉडल सिग्नेचर होगा और सभी पार्टी उसको मानेंगे। जब तक ये सभी पार्टी इसको नहीं मानेंगे, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती कि कौन सा सिग्नेचर असली है कौन सा नकली है। ये बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे सिविल के मुकदमे, जमीन जायदाद के मुकदमे इसमें फंसे हुए हैं। जस्टिस विभू प्रसाद राउतरे की सिंगल बेंच की पीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 अदालत को नमूना या स्वीकृत दस्तावेजों के साथ लेखन की तुलना करने का अधिकार देती है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष पहले एक नमूना हस्ताक्षर को स्वीकार कर ले, उसके बाद उस मुकदमे की सुनवाई होगी। एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे हमारे और आपके घर में चलते रहते हैं और सभी जगह विवाद है कि एक कहता है कि ये फर्जी है, एक कहता है असली है, सिग्नेचर दोनों का एक जैसा दिखता है। अब आपको बताएं कि महाराष्ट्र में हो सकता है सत्ता चली जाए। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देने जा रही है। आपको पता है कि वहाँ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की एनसीपी है, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, और उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी से कई एमएलए पार्टी छोड़कर चले गए थे, और वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आनंद फानन में
एकनाथ शिंदे जो शिवसेना में पहले थे और पार्टी तोड़कर चले गए, उनको आनंद फानंद में मुख्यमंत्री सीएम का शपथ ग्रहण करवा दिया था, यह जानते हुए कि अभी बहुमत इनके पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी साथ में आ गई थी। पहले तो तय ये होना था कि एकनाथ शिंदे जो पार्टी छोड़कर आए हैं वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं है, दल बदल कानून के अंदर आता है या नहीं आता है, लेकिन राज्यपाल ने इसकी परवाह नहीं की और इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 से इस मामले की सुनवाई शुरू की और 16 मार्च 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस बेंच में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस एम.आर. शाह थे, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा थे। जस्टिस एम.आर. शाह 15 मई 2023 को रिटायर कर रहे हैं, तो इसकी संभावना है कि 15 मई 2022 के पहले ही महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। बीजेपी और तथाकथित जो गठबंधन है उसकी सत्ता भी जा सकती है। और गवर्नर को क्या करना चाहिए, गवर्नर क्या एक राजनीतिक व्यक्ति होता है या वो संविधान को पढ़ता है या संविधान के अनुसार काम करता है, गवर्नर की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने वाले हैं। वहीं आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में केरला हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए की याचिका लगाई गई है, जिसमें फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने या ट्रेलर या अन्य क्लिप को हटाने से इनकार किया था। और अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिका लगाई है कि इस पे स्टे लगाया जाए, फिल्म को पर रोक लगाई जाए, रिलीज पर रोक लगाई जाए, फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही है। तो एक कंप्लीट एक पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मुसलमानों के बारे में इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, जो फिल्म देखकर निकल रहे हैं वो दूसरे समुदाय के उनसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसी लगी फिल्म, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया आ रही है कि मुसलमानों से हमें डर लगने लगा है, जो फिल्म देख के निकल रहा है। जैसा कुछ चैनलों ने रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा, तो ये मुसलमानों को एक तरीके से विलन बनाने की कोशिश है। और एक तरह का पहले मीडिया ट्रायल होता था, अब फिल्म के जरिए ट्रायल हो रहा है, फर्क इतना ही आया है। सुप्रीम कोर्ट 15 मई की इसकी सुनवाई करेगा इस याचिका की, लेकिन फिल्म रिलीज हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।